हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर टेक किंगडम। फ्यूचर टेक किंगडम में आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो है शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट क्या है, उसकी क्या अहमियत है, शेयर मार्केट में हमें शेयर क्यों लेना चाहिए, शेयर मार्केट किस तरह से काम करता है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और आप इसमें किस तरह से अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट, इन तीनों का एक ही मतलब है दोस्तों। ये वो मार्केट होता है जहाँ पे आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो या बेच सकते हो। शेयर्स खरीदने का मतलब है कि आप किसी कंपनी में कुछ परसेंट ओनरशिप खरीद रहे हो, यानी कि कुछ परसेंट आप उस कंपनी के मालिक बन रहे हो। यानी कि उस कंपनी का अगर प्रॉफिट होगा तो कुछ परसेंट उसका आपको भी मिलेगा, और अगर उस कंपनी का कुछ लॉस हुआ तो कुछ परसेंट उस लॉस का आपको भी सहना पड़ेगा। सबसे छोटे स्केल पर मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊं तो दोस्तों, अब मान लो आपको एक नया स्टार्टअप खोलना है। आपके पास 10,000 रुपये हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है, तो आप अपने दोस्त के पास जाएंगे। तो आप अपने दोस्त के पास जाते हो और उसे कहते हो कि तू भी 10,000 रुपये लगा और हम 50-50 पार्टनरशिप करेंगे यहाँ। तो आपकी कंपनी में या बिज़नेस में फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा वो 50% आपको मिलेगा और 50% आपके दोस्त को मिलेगा। इस केस में 50% शेयर्स आपने अपने दोस्त को दे दिए। इसका मतलब यही चीज़ बड़े स्केल पर स्टॉक मार्केट में होती है। बस फ़र्क ये है कि वहाँ पे आप अपने दोस्त के पास जाने के बजाय पूरी दुनिया के पास जाते हो और कहते हो कि आओ मेरी कंपनी में शेयर्स खरीदो। शेयर मार्केट की शुरुआत आज से करीब 400 साल पहले हुई थी दोस्तों। 1600s के टाइम में एक डच इंडिया कंपनी थी। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वैसे ही ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कि आज के टाइम पे नेदरलैंड है। उस ज़माने में दोस्तों लोग शिप के द्वारा बहुत एक्सप्लोरिंग किया करते थे। पूरे दुनिया का नक्शा तो डिस्कवर नहीं हुआ था, तो एक कंपनी शिप भेजती थी अपनी दूसरी दुनिया की खोज करने के लिए, ट्रेड करने के लिए दूर दूर तक। तो ये हज़ारों किलोमीटर का सफ़र होता था जहाज़ों में, और इसके लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती थी। ये पैसा किसी भी एक इंसान के पास नहीं था उस टाइम, तो इन्होंने ओपनली ऑफ़र किया लोगों को कि आओ हमारे जहाज़ों में पैसे लगाओ, हमारे शिप्स में पैसे लगाओ, कि जब ये शिप्स इतना लंबा सफ़र तय करके किसी और देश में जाएंगी और वहाँ से जो भी खजाना ये लेकर आएंगी, जो भी पैसे ये कमा कर आएंगी, तो आपको एंड में कुछ शेयर आपको मिल जाएगा उन पैसों का। लेकिन ये काम बहुत ही रिस्की होता था दोस्तों, क्योंकि उस टाइम पर आधे से ज़्यादा जहाज़ तो वापस लौटकर ही नहीं आते थे, गुम हो जाते थे, टूट जाते थे या लूट लिए जाते थे, कुछ भी होता था। तो इन्वेस्टर्स ने देखा ये काम बहुत ही ज़्यादा रिस्की था यहाँ पर, तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक जहाज़ में पैसे लगाने से अच्छा 5-6 जहाज़ों में पैसे लगाओ, ताकि चांसेस तो ये हो कि कुछ एक ना एक तो वापस आए यहाँ पर। और एक जहाज़ दोस्तों मल्टीपल इन्वेस्टर्स के पास जाकर ये पैसे लेता था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक तरह से शेयर मार्केट ही क्रिएट हो गया। ओपन बिल्डिंग्स होती थी वहाँ पर जहाज़ों की, वहाँ के डॉक्स वो जगह होती जहाँ से शिप्स निकलती है। देखते ही देखते दोस्तों ये सिस्टम बहुत ही सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि कंपनीज़ को जो पैसों की कमी होती थी वो आम लोग पूरी कर देते थे, और आम लोगों को यहाँ पर और ज़्यादा पैसे कमाने का मौका मिल जाता था। आपने हिस्ट्री की किताबों में तो पढ़ा ही होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी कितनी ज़्यादा अमीर बन गई थी उस टाइम। और आज के दिन दोस्तों ऑलमोस्ट हर कंट्री में एक ना एक स्टॉक एक्सचेंज है, और हर कंट्री स्टॉक मार्केट में बहुत डिपेंडेंट बन गई है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है। तो दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज एक जगह है, एक बिल्डिंग है, जहाँ पे लोग कंपनीज के शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते हैं। 2 टाइप के मार्केट में इसे डिवाइड किया जा सकता है, एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो है दोस्तों जहाँ पर कंपनीज आके अपने शेयर को बेचती है। अब ये कंपनीज के ऊपर है कि वो एग्जैक्टली क्या प्राइस रखे अपने शेयर का। हालांकि इसमें कुछ रेगुलेशंस भी होती हैं, लेकिन कंपनी ज़्यादा ऊपर नीचे कर नहीं सकती, क्योंकि ऑब्वियसली ये डिमांड पर डिपेंड करता है कितना प्राइस वहाँ पर लोग देने को तैयार हैं कंपनी की शेयर देने के लिए। मान लीजिए कि अगर एक कंपनी की 1 लाख वैल्यू है, वो अपनी 1 लाख की शेयर्स बांटती है,
और 1 रुपये पर शेयर में लोगों को ऑफ़र करती है। अब अगर उसकी डिमांड ज़्यादा है, लोग चाहते हैं कि मैं भी शेयर खरीदूँ, तो ऑब्वियसली वो कंपनी जो है वो ज़्यादा प्राइस में बेच पाएगी अपने शेयर्स को। तो आजकल कंपनीज़ क्या करती है, एक मिनिमम प्राइस होता है, एक मैक्सिमम प्राइस होता है। एक रेंज डिसाइड कर देती है कंपनी कि मैं इस रेंज के अंदर अपने शेयर्स जो है वो यहाँ पर बेचूँगा। यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों कि एक कंपनी की हर शेयर की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है। अब ये कंपनी के ऊपर है कि वो कितने शेयर बनाए। 1 लाख वैल्यू है अगर कंपनी की, तो वो 1 रुपये के 1 लाख शेयर भी बना सकती है, या फिर 50 पैसे की 2 लाख शेयर भी बना सकती है। और वैसे दोस्तों, जब कंपनी अपने शेयर मार्केट में जब अपनी शेयर बेचती है तो वो कभी भी 100% नहीं बेचती। जो एक ओनर होता है वो कभी भी मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स तो रखता ही है, ताकि उसकी डिसीज़न मेकिंग पावर जो है वो रहे। अगर आप सारे ही शेयर्स बेच डालोगे तो जितने लोगों ने शेयर्स खरीदे हैं सब ओनर्स बन गए उस कंपनी के, सब मालिक बन गए उस कंपनी के, तो सब डिसीजंस भी ले सकते हैं उस कंपनी के। जिस इंसान के पास 50% से ज़्यादा शेयर रहेगी, वो जिसके पास ओनरशिप रहेगा वही डिसीज़न ले पाएगा ये कंपनी के लिए। उसके जो फाउंडर्स होते हैं कंपनी को प्रेफर करते हैं कि 50% से ज़्यादा शेयर तो अपने पास ही रखिए। जैसे फेसबुक का कम से कम 60% शेयर मार्क जकरबर्ग के पास है। अब जिन लोगों ने कंपनी से शेयर खरीद लिए, तो अब ये शेयर ये लोग जाकर और लोगों को बेच सकते हैं। इसे कहते हैं सेकेंडरी मार्केट, जहाँ पर लोग अपने आप में शेयर्स को बेचते हैं, खरीदते हैं, शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं। प्राइमरी मार्केट में एक कंपनी ने प्राइस सेट कर दिया एक अपने शेयर का। अब सेकेंडरी मार्केट में कंपनी कुछ नहीं कर सकती अपने शेयर प्राइस का। अब ये शेयर प्राइस ऊपर नीचे होता रहेगा, ये देखकर कि डिमांड कितनी है लोगों की किसी शेयर को खरीदने में और सप्लाई कितनी है उसकी। तो डिमांड और सप्लाई को देखकर सेकेंडरी मार्केट में शेयर प्राइस ऊपर नीचे होता रहेगा। ऑलमोस्ट हर बड़ी कंट्री में अपनी एक स्टॉक एक्सचेंज होती है। इंडिया के 2 कंट्री पे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें करीब करीब 5400 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें 1700 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। अब इतनी सारी कंपनीज एक स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं, और अगर हमें ओवरऑल देखना है कि एक स्टॉक एक्सचेंज में सारे कंपनीज के शेयर्स ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, तो ये कैसे देखा जाए। तो इस चीज़ को मेज़र करने के लिए दोस्तों हमारे लिए एक मेज़रमेंट बनाई गई है, और वो है सेंसेक्स और निफ्टी। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि सेंसेक्स क्या है। तो सेंसेक्स बॉम्बे टॉप एक्सचेंज की तो सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज का एक एवरेज ट्रेंड दिखाता है कि एवरेज आउट करके सारे 30 कंपनियों की जो शेयर है वो ऊपर जा रहे हैं या नीचे। सेंसेक्स का फुल फॉर्म सेंसिटिविटी इंडेक्स भी यही दर्शाता है। सेंसेक्स का जो नंबर है दोस्तों कि आज 40,000 के करीब पहुंच चुका है। इस नंबर की खुद में कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। आप इस नंबर को हमेशा पास्ट से कंपेयर करके देखें तो ही समझ में आएगी। तो ये जो नंबर है ये थोड़ा रैंडमली डिसाइड किया गया है। तो शुरू में इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि ये 30 कंपनीज का जो है ये शेयर वैल्यू है। तो मीन्स सारे नंबर को कंपाइल करके अब कहते हैं कि 500 है ये। तो धीरे धीरे सेंसेक्स बढ़कर 40,000 तक पहुंच गया है पिछले 50 सालों में कुछ। तो ये दिखाता है कि पिछले 50 सालों में इस कंपनीज के शेयर प्राइस में कितना ऊपर गया है प्राइस। ऐसे ही हमारा निफ्टी इंडेक्स है नेशनल प्लस 50, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनीज ने उसके शेयर प्राइसेस में ऊपर नीचे का क्या ट्रेंड है ये निफ्टी दिखाता है। अगर एक कंपनी को किसी स्टॉक एक्सचेंज में जाकर अपने शेयर्स बेचने हैं तो इसे कहेंगे पब्लिक लिस्टिंग कराना उस कंपनी की। अगर ये कंपनी पहली बार कर रही है तो इसे कहेंगे IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये पब्लिक को अपने शेयर्स पहली बार ऑफर करा रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में काम करना बहुत ही आसान था। इस कोई भी अपने कंपनी को लाकर पब्लिक के सामने शेयर्स बेच सकता था। लेकिन आज के टाइम पे दोस्तों ये जो प्रोसीजर है बहुत ही लंबा और कॉम्प्लिकेटेड है, और होना भी चाहिए,
कभी सोच कर देखिए स्कैम करना कितना आसान है लोगों को। कोई भी अपनी फेक कंपनी बनाकर स्टॉक एक्सचेंज में बैठेगा और बढ़ा चढ़ा कर कहेगा कि देखो मेरे कंपनी की इतनी वैल्यू है, मेरी कंपनी की इतनी वैल्यू है। लोगों को झूठ बोलेगा और लोग बेवकूफ़ बनकर उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर देंगे और फिर क्या, वो कंपनी पैसे लेकर भाग जाएगा। तो बहुत ही आसान हो गया ना स्कैम करना। और इंडिया ने दोस्तों ऐसे हिस्ट्री में बहुत सारे स्कैम्स देखे हैं। हर्षद मेहता का स्कैम, सत्यम स्कैम, ये सिर्फ ऐसे ही चीज़ें थी। लोगों को बेवकूफ़ बनाकर स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगवाए गए, लोगों से पैसे लिए और भाग गए वहाँ से। तो धीरे धीरे दोस्तों जैसे जैसे ये स्कैम्स होते गए वैसे वैसे स्टॉक एक्सचेंजेस को पता लगने लगा कि हमें अपने पूरे प्रोसीजर को और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, स्कैम प्रूफ बनाना पड़ेगा। इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस और भी स्ट्रॉन्ग बनाते गए, जिसकी वजह से आज काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हैं। SEBI, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इन सब चीज़ों को देखती है दोस्तों कि कौन से कंपनीज़ को स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया जा रहा है और सही तरीके से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। और अगर आपको ये करना है दोस्तों तो इससे पहले आपको सेबी के नॉर्म्स को फुलफ़िल करना पड़ेगा। इनके नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट है दोस्तों, जैसे कि आपकी कंपनीज़ के अकाउंटिंग पर काफ़ी चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। कम से कम 2 ऑडिटर्स हैं, आपके कंपनी के अकाउंट्स को चेक किया होना चाहिए। 3 साल लग सकते हैं इस पूरे प्रोसेस में। 50 से ज़्यादा शेयर होल्डर्स ऑलरेडी होने चाहिए आपकी कंपनी में, अगर आपको पब्लिकली लिस्ट कराना है किसी कंपनी को। और जब आप अपने शेयर्स बेचने जाओगे, आपके शेयर्स की अगर कोई डिमांड नहीं हुई लोगों के बीच में, तो सेबी आपके कंपनी सेबी यानी SEBI जो मैंने बताया वो आपकी कंपनी को मार्केट से हटा भी सकता है। अब आप कैसे स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में तो आप उस ज़माने में तो वो आप डॉक्स में जाकर, जहाँ से शिप्स निकलते थे वहाँ पर जाकर आप शेयर्स खरीद सकते थे या बेच सकते थे स्टॉक्स को। पर इंटरनेट से आने से पहले आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में जाकर ये सब काम करना होता। लेकिन इंटरनेट के आने के बाद दोस्तों आपको सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक है बैंक अकाउंट, एक है ट्रेडिंग अकाउंट और एक है डीमैट अकाउंट। अब बैंक अकाउंट इसलिए कि आपको पैसों की ज़रूरत होगी, ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए ताकि आप ट्रेड कर सकें, आप पैसे इन्वेस्ट कर सकें किसी कंपनी में। और डीमैट अकाउंट, तो दोस्तों डीमैट अकाउंट इसलिए होता है कि स्टॉक्स जो आप खरीद रहे हैं उसे स्टोर करने के लिए, उस स्टॉक को एक डिजिटल फॉर्म में स्टोर करने के लिए। आजकल ज़्यादातर बैंक्स 3-in-1 अकाउंट्स ऑफ़र करने लग गए हैं कि तीनों अकाउंट्स आपके बैंक अकाउंट्स के अंदर ही इन्वॉल्व हों। हम जैसे लोगों को कहेंगे दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स, यानी कि आम लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को हमेशा एक ब्रोकर की ज़रूरत होती है। ब्रोकर वो इंसान होता है जो बायर और सेलर को एक साथ मिलाता है। अब हमारे लिए ब्रोकर हमारा बैंक भी हो सकता है, या कोई और थर्ड पार्टी ऐप भी हो सकती है, या कोई और प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। जब आप ब्रोकर्स के थ्रू पैसे लगाते हैं स्टॉक मार्केट में, तो ब्रोकर अपना कुछ कमीशन रख लेता है। इसे कहते हैं ब्रोकरेज रेट। ब्रोकरेज रेट जो ज़्यादातर बैंक चार्ज करते हैं वो होता है दोस्तों 1%। लेकिन 1% ज़्यादा हाई है, इतना होना नहीं चाहिए। आप अगर सही से ढूंढेंगे तो आपको ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी मिल जाएंगे जो ब्रोकरेज रेट अराउंड 0.05 दे रहे हों या 0.1 दे रहे हों। ये ब्रोकरेज रेट जो है उनके लिए डिसएडवांटेज है, अगर जो ज़्यादा ट्रेडिंग करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में। यानी एक दिन में इतने सारे स्टॉक्स खरीदे, इतने सारे बेचे। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो ज़्यादा ब्रोकरेज रेट से आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप एक बार ही देंगे उस ब्रोकरेज रेट को। आइए अब आगे बढ़ते हैं इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग 2 अलग अलग चीज़ है। तो इन्वेस्टिंग का मतलब है अगर आपने एक बार स्टॉक मार्केट में आपने कुछ पैसे लगाए तो कुछ टाइम तक उसे रहने दिया वहाँ पर। और ट्रेडिंग का मतलब है कि आप जल्दी से काफ़ी पैसे यहाँ लगाते हो, आप काफ़ी पैसे वहाँ लगाते हो, कुछ यहाँ से निकालते हो, कुछ दूसरे कंपनी से निकालते हो, तो बहुत जल्दी जल्दी काम करते रहते हो। इनफैक्ट ट्रेडिंग करना दोस्तों खुद में ही एक जॉब है। ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे देश में जो सिर्फ ट्रेडर्स हैं और दिन भर बैठ के यही सब काम करते रहते हैं। पैसे इस शेयर से निकाले उस शेयर में डाले, यहाँ से निकाला वहाँ डाला और यहाँ से प्रॉफिट कमाया।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पे यही उठता है कि क्या आपको शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। काफ़ी लोग इसे जुए से कंपेयर करते हैं, गैम्बलिंग से, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा रिस्क होता है। और मेरी राय में दोस्तों ये बिल्कुल सही कहते हैं, ये एक तरह की गैम्बलिंग ही है। अगर आपको नहीं पता कि वो कंपनी किस टाइप की है, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, कंपनी की एग्जैक्टली पैरामीटर्स क्या है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या है कंपनी का, उसकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखिए, उसकी आप हिस्ट्री देखिए, तो ये एक तरह से जुआ खेलने जैसा ही है, क्योंकि आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि वो कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी। बस आप लोगों की बात सुनकर कि लोग कह रहे हैं कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और इसमें आप शेयर मार्केट में पैसे लगा लें, तो आप इसमें पैसे लगा लेते हो। ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए दोस्तों, और ये करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। और ऑब्वियसली कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो रात दिन ये काम कर रहे हैं, जैसे कि जो ट्रेडर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में, जिसको ज़्यादा नॉलेज है स्टॉक मार्केट के बारे में, वो ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उन्हें ऑब्वियसली सब पता होगा कि क्या है और कैसे काम करता है। तो मेरी राय में दोस्तों आपको कभी भी शेयर मार्केट में कभी भी डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब इसका एक बहुत अच्छा फॉर्म है म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि आप डायरेक्टली खुद डिसाइड नहीं करते कि किस कंपनी में कितना हमें इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड्स में आप एक एक्सपर्ट्स के ऊपर मतलब भरोसा डालते हो कि वो एक्सपर्ट्स डिसाइड करें कि किस कंपनी में कितना हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इनफैक्ट ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स हीरो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ताकि लॉस होने के चांसेस काफ़ी कम रहें यहाँ पर। जैसे कि मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी का एग्जाम्पल दिया था। इन्वेस्टर्स बहुत जल्द समझ गए थे कि एक जहाज़ में अपने पैसे कभी मत डालो, 5-6 जहाज़ों में पैसे लगाओ अपने, ताकि चांसेस ये रहे कि एटलीस्ट एक तो वापस लौट कर आए। तो म्यूचुअल फंड्स भी ऐसा ही काम करते हैं, वो बहुत जगह अलग अलग पैसे लगाते हैं। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए दोस्तों एक बहुत ही अच्छी ऐप है, वो है कुबेरा। कुबेरा एक ऐसी ऐप है जो कि 0% ब्रोकरेज रेट चार्ज करती है। यानी अगर आप इस ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो ये ऐप अपने लिए 0% कमीशन लेगी। इस ऐप के और भी बहुत सारे फीचर्स हैं दोस्तों, अगर आप गहराई में जाओगे, देखना चाहोगे तो आप सर्च कर सकते हो, क्योंकि इतना तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि म्यूचुअल फंड्स के लिए ये ऐप कोई ब्रोकरेज रेट नहीं लेती है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है मैं यहीं पे अब एंड करना चाहूँगी। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, तो शेयर कीजिएगा इस वीडियो को जितना हो सके। और आपके कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिर हम अब रखिए बहुत सारा ख्याल। फिर हम मिलेंगे कुछ अच्छे से इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, ओनली ऑन फ्यूचर टेक किंगडम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।